नमस्कार, प्रदेश 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। खबर लखनऊ से, जहां मुख्तार के बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। ये बड़ी खबर मिल रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। 27 जुलाई तक अब्बास अंसारी को पेश होने के आदेश हैं। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। एक गन लाइसेंस से कई हथियार खरीदने के मामले में यह वारंट इशू किया गया है। इंस्पेक्टर महानगर को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार के बेटे पर अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक गन लाइसेंस से कई हथियार खरीदने का यह मामला है, जिसमें अब ये वारंट जारी किया गया है। मुख्तार के बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 27 जुलाई तक अब्बास अंसारी को पेश होने के आदेश दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा। लखनऊ से बड़ी खबर, एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर अब अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 27 जुलाई तक कोर्ट में पेश होने के आदेश हैं। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। विवेक, बताएं कि ये मामला कैसे प्रकाश में आया है? देखिए अनु, ये कुछ दिन पहले की बात है, जब मुख्तार अंसारी का बेटा, जो नेशनल शूटर भी है, अब्बास अंसारी नेशनल शूटर है और उसके पास तमाम असलहे हैं, और उन असलहों को अवैध तरीके से दिल्ली ट्रांसफर कराया गया। दिल्ली ट्रांसफर करने में यहाँ के जो जिला प्रशासन की अनुमति होती है वो नहीं ली गई। इसको लेकर तमाम चीजें सामने आई और एसटीएफ ने इसकी जांच शुरू की। जांच शुरू करने के बाद तमाम चीजें सामने आई और ये पता लगा कि गलत तरीके से जो डीएम की अनुमति लेनी होती है, डीएम की अनुमति मिली और बिना अनुमति के गलत तरीके से सारे असलहों का ट्रांसफर दिल्ली करा दिया। उसके बाद ये जांच शुरू हुई। एसटीएफ ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज कराया था महानगर कोतवाली में। महानगर कोतवाली की पुलिस की जांच में जो सामने आई चीजें, उसमें ये पता लगा कि तमाम जो उसके पास असलहे हैं, चूंकि नेशनल शूटर को 8 से 9 असलहों का एक वेटेज मिलता है कि वो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, विदेशी असलहे भी खरीद सकते हैं। और विदेशी असलहे अब्बास ने तमाम खरीदे थे और उनको अल्टर करा दिया था, यानी जो गन उसने खरीदी थी वो अल्टर करा दी थी। इस बात की भी छानबीन हुई, तब ये पता चला कि सब गलत तरीके से कराए गए अल्टर। उसके बाद एक महानगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई। उसी एफआईआर के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है और ये मामला बहुत दिनों से चल रहा था, क्योंकि अब्बास अंसारी विधायक भी बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी का जो घटक संगठन है सुभाषपा, उससे वो विधायक हैं। तो अब चूंकि बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, सुभाषपा का गठबंधन अलग हो चुका है और जांच हो रही है इससे, तो बिल्कुल और अब समय, जो तारीख है वो भी तय है और देखना होगा कि क्या इस दौरान किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राज्यसभा में मुख्य सचेतक बनाए गए हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। ये बड़ी खबर, पहली बार सांसद बने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ये जिम्मा मिला है। संसद के मानसून सत्र से पहले बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ये बड़ी जिम्मेदारी भाजपा ने दी है। राज्यसभा में मुख्य सचेतक बनाए गए हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। पहली बार सांसद बने और उसके तुरंत बाद ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि 18 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र और संसद के मानसून सत्र से पहले ये बड़ी जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मिली है। और अब बात करेंगे कल होने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की, जिससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि कल 16 जुलाई बुंदेलखंड क्षेत्र में मेरी बहनों और भाइयों के लिए एक विशेष दिन ये है। जालौन जिले में एक कार्यक्रम में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल होने वाले कार्यक्रम से पहले ये ट्वीट किया है। बुंदेलखंड की जनता को एक बड़ा तोहफा मिलेगा। ये परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। ये देखिए, ये पीएम मोदी का ट्वीट है। लिखा, कल 16 जुलाई बुंदेलखंड क्षेत्र में मेरे भाई बहनों के लिए एक ये सौगात है। जालौन जिले में एक कार्यक्रम में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। ये परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के साथ ही विकास की भी जो दिशा है वो बुंदेलखंड की तरफ जाएगी और साथ ही कनेक्टिविटी भी स्ट्रांग होगी। दिल्ली से बुंदेलखंड अब महज कुछ घंटों में ही पहुंचा जा सकेगा।
तो कल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देने पीएम मोदी जालौन पहुंचेंगे, जहां उनके दौरे को लेकर उद्घाटन कार्यक्रम की रिहर्सल की गई। इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। साथ ही वायुसेना ने उद्घाटन स्थल की सुरक्षा का जायजा लिया। इसके अलावा कैथरी गांव में हर घर पर सुरक्षा बल तैनात है। जालौन में ही यूपी के बड़े बड़े अफसर तैनात हैं, जो पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल कल पीएम मोदी 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं, जिसके बनने से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी सिर्फ 6 घंटे में ही तय की जा सकेगी। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारी नजर आए। उधर जालौन में यूपीटा सीईओ अवनीश अवस्थी ने खुद वहां मौजूद रहकर जायजा लिया है। कल उद्घाटन से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही 29 फरवरी 2020 को इसका जो है शिलान्यास किया था और 14,800 करोड़ की इस प्रोजेक्ट को जो है कल इसका उद्घाटन हो रहा है। ये मुख्यमंत्री जी का सपना था कि बुंदेलखंड के लिए एक बहुत अच्छा और बड़ा एक्सप्रेसवे दिया जाए और उसी क्रम में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, वो भी रिकॉर्ड टाइम में किया गया। और किसानों से जो ज़मीन ली गई उनसे सीधे बातचीत करके 4 गुने पर आरटीजीएस के माध्यम से सीधे पेमेंट करके किसी भी बिना विवाद के बहुत ही ट्रांसपेरेंट रूप से ज़मीन ली गई है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल कल पीएम जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। यहां वे कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर उनका पहले स्वागत होगा और यहां से फिर वे जालौन के लिए उड़ान भरेंगे। लेकिन मौसम खराब होने की आशंका को लेकर सड़क मार्ग के जरिए जाने की भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, उसकी भी तैयारी की गई है। तो कल प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, लेकिन ये जो मौका है ये बेहद खास होगा बुंदेलखंड के लिए। बीती 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में थे, परौख गांव पहुंचे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और उसी दिन कानपुर में नई सड़क में, जहां पर मैं मौजूद हूं, अराजक तत्वों ने हिंसा का नंगा नाच खेला था और जबरदस्त हिंसा हुई थी। उसको लेकर के उसके मद्देनजर काफी इंतजाम किए गए और आपको दिखाएं, सुरक्षा के एक बार फिर से इंतजाम हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने आ रहे हैं और उसको लेकर के ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि इस बार कानपुर का माहौल ना बिगड़े। देखिए, आपको ये तस्वीर भी दिखाएं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, पीएसी हैं, तमाम सुरक्षा बलों के साथ एक बार फिर से उन्हीं संवेदनशील इलाकों में विजिलेंस किया जा रहा है। उन्हीं संवेदनशील इलाकों में एक बार फिर से रूट मार्च किया जा रहा है, ताकि इस बात को इंश्योर किया जाए कि कोई भी अराजक तत्व अब कोई अप्रिय घटना ना फैलाए। इस बात की जांच हो रही है। 3 जून को जो हिंसा कानपुर में हुई, उसकी हिंसा की पूरी विस्तृत जांच एसआईटी के द्वारा की जा रही है। आज जुमे का दिन है, इसको लेकर भी एहतियात बरता जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कानपुर पहुंचेंगे, इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है और जो सुरक्षा बल हैं उनको भी पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया है, ताकि कोई अराजक तत्व अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एक्सप्रेसवे तैयार, प्रधानमंत्री का इंतजार। बुंदेलखंड से ही बहेगी 2024 की बयार। उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में सबसे पहले जिस बुंदेलखंड का नाम लिया जाता रहा है, उसकी किस्मत बदलने वाली है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौन के कैथरी गांव से इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे का 29 फरवरी 2020 को पीएम मोदी ने शिलान्यास किया था, जो 296 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेसवे से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, औरैया, जालौन और इटावा को बेहतर कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। इसके शुरू हो जाने के बाद चित्रकूट से दिल्ली पहुंचने में मात्र 6 घंटे का समय लगने वाला है। 7 जिलों को आपस में जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे के 4 लेन बनकर तैयार हैं।
जिसे भविष्य में 6 लेन तक बढ़ाए जाने की योजना है। जो योगी आदित्यनाथ सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई और अब ये बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है 5वां एक्सप्रेसवे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि विकास का दूसरा नाम है, जिससे बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने वाली है। साथ ही ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की की नई इबारत लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने दावा किया है कि इस बार जो कुंभ होगा उसमें दिल्ली से सीधे प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे से ही पहुंचेंगे। ताजा अपडेट ये है कि गंगा एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार से परिवहन और साथ ही वन सहित सभी क्लियरेंस मिल चुकी हैं। साथ ही 95% जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है और 50% भूमि पर कब्जा तक कर लिया गया है। इतना ही नहीं, माना यह जा रहा है कि 594 किलोमीटर लंबे इस गंगा एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण इसी जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। और चलिए अब बात यूपी में मचे सियासी घमासान की करते हैं। सपा सुभासपा गठबंधन पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान किया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने साफ कर दिया है कि वे राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे। उन्होंने कहा है कि हमने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने विधायकों से चर्चा की है। इसके अलावा हमने पार्टी के नेताओं के साथ साथ भी चर्चा कर ली है और हमारे 6 विधायक हैं। द्रौपदी मुर्मू का ही ये 6 विधायक समर्थन करेंगे। वहीं अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, ये आपको सीधे सुनवाते हैं। उनके नवरत्न जानते हैं, गांव में चर्चा करते हैं कि अखिलेश जी के पास नवरत्न लोग रहते हैं और जो अपना बूथ नहीं जितवा सकते, यही लोग सलाह देते हैं कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोल रहे हैं। उसी में से उन्होंने फ़ोन किया था जो नंबर 1 के हैं। मैं इनोवा से चलता हूँ, स्कॉर्पियो से चलता हूँ, मेरे पास 2 इनोवा है। मैं बराबर अपने इनोवा से चलता हूँ। एक इनोवा आज के लगभग 4 साल पहले की खरीदी गई है, एक इनोवा लगभग 2 साल पहले की खरीदी गई है। कभी मैं फार्चूनर से न चला हूँ न चलूँगा, क्योंकि फार्चूनर ऐसी गाड़ी है कि कमर तोड़ देती है। मेरी दिली इच्छा थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बतावें तो मैं उनके साथ वोट देने के लिए रजामंद था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनको ज़रूरत नहीं है तो फिर हम किसको वोट दें। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके कहा और गृह मंत्री मेरी क्या औकात, गृह मंत्री जी बुला करके उसी बात को कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है भाई, जो लड़ाई आप लड़ते हो हम लोगों ने प्रत्याशी दिया तो इसी को आप समर्थन करो। मैंने बयान दिया कि एसी के कमरे से निकलकर बाहर अपने पार्टी के नेताओं और जनता के बीच में जाना चाहिए। इसके पीछे हमारा मकसद था कि देखिए यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं अब प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर होते हैं, हम तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं। हम अति पिछड़े व अति दलित के बीच में जा कर के उनकी पीड़ा, उनके दुख को, उनकी तकलीफ को समझते हैं। उनको समझाने के लिए मैंने कहा कि एसी से बाहर निकल कर के जनता के बीच में जा कर के अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो रास्ते अब अलग अलग हैं या एक साथ हैं? अभी तो हम अलग नहीं रखे हैं। नहीं, हम नहीं अलग हैं, हम अलग नहीं, अभी तो हैं। जब तक वो रहेंगे रखेंगे। वहीं राजभर के इस ऐलान पर सपा का ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, लेकिन राजभर को लेकर सपा का दावा कुछ अलग है। सुनिए। पार्टी का संगठन और कैसे मजबूत हो, जमीन स्तर पर कैसे सदस्यता अभियान और प्रभावी ढंग से चल सके, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, उनके मुद्दों को कैसे हम लोग उठाएं और कैसे उनको हम लोग राहत दिला सके, इन तमाम मुद्दों पर पार्टी काम कर रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ज़मीनी रूप में हम लोग और मजबूती से काम करने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी एक ऐसा पिन पॉइंट ढूंढना चाहते हैं जहां से वो बीजेपी आरएसएस के साथ कोई समझौते की तरफ जाना चाहते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का लड़ाई भविष्य का हमारा बहुत साफ है कि हमें 2024 की जो अगली लड़ाई है उसके लिए समाज को तैयार करना।
उधर ओम प्रकाश राजभर के समर्थन पर भाजपा गदगद है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि एनडीए उम्मीदवार सर्वप्रिय उम्मीदवार है। मैं ओम प्रकाश राजभर जी के फैसले का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में बहन द्रौपदी मुर्मू समाज के ऐसे वर्ग की प्रतीक बन करके आई हैं जिसको सदियों बीत गई, सर्वोच्च पद की तरफ कोई ला नहीं पाया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज से एक बहन को सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक अनुसूचित जनजाति की महिला को देश के सबसे बड़े पद पर बिठाने की जो पहल की है, उसका स्वागत, उसका समर्थन तो पूरे देश को करना चाहिए। दलीय सीमाएं टूटनी चाहिए और देश की यही परंपरा रही है। जब कोई अच्छी चीज होती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। तो आज दलीय सीमाएं टूट रही हैं और जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन है। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र कैंट के मंडल प्रभारियों, पार्षदों और नगर निगम साथ ही जल निगम के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। विधानसभा में आयोजित इस बैठक में सभी मंडल प्रभारियों और पार्षदों ने कैंट विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को गिनाया। इन लोगों ने क्षेत्र में साफ सफाई, सीवरेज, पेयजल, अतिक्रमण समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। मौके पर मौजूद नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने सभी समस्याओं को लेकर जल्द इन्हें दूर करने की बात कही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि 2 से 3 दिन में बरसात का अनुमान है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी सड़कें खराब हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। नालों को साफ करने का काम भी जल्द पूरा हो, कहीं पर भी जल भराव की स्थिति ना हो। ये तमाम निर्देश डिप्टी सीएम की तरफ से दिए गए। निगम के पार्षदों के साथ और अपने मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है। कैंट विधानसभा क्षेत्र में आगामी वर्षा ऋतु के कारण कहीं जल भराव न हो, जो सड़कें सीवर के कारण खुली हैं उनको तत्काल बना दिया जाए और मेन होल के जो ढक्कन खुले हैं लगा दिए जाएं और जो भी कूड़े की समस्याएं तत्काल उनको निस्तारित किए जाए। नगर आयुक्त महोदय या उनकी पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। मैं सभी माननीय पार्षदों का, अपने मंडल अध्यक्षगण का, नगर आयुक्त महोदय का, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत ही शार्ट नोटिस पर सब लोग उपस्थित हुए और समस्याएं सुनकर उन निस्तारण करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। ग्रेटर नोएडा से दादरी एनटीपीसी के डीजीएम का शव मिला है। चिमनी के पास कूलिंग सेंटर में शव मिला है। एनटीपीसी के डीजीएम ने आत्महत्या की है, ये जानकारी मिल रही है। एनटीपीसी वाटर प्लांट के अंदर डीजीएम का शव मिला है। यह हैरान करने वाली खबर है, जहां एनटीपीसी के डीजीएम ने खुदकुशी की है, ये जानकारी मिली है। एनटीपीसी वाटर प्लांट के अंदर डीजीएम का शव मिला है। और रविंद्र जैन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कारण बताया जा रहा है इस खुदकुशी का और पुलिस ने क्या अभी तक जानकारी दी? जी अनु, बताना चाहूंगा जिस तरह से ये घटना, मतलब पूरा एक फिल्मी अंदाज में घटनाक्रम ये हुआ कि ये करीबन 5 बजे की घटना थी। उस समय इनकी कार और कार के अंदर इनका मोबाइल एनटीपीसी परिसर के अंदर ही मिला और फिर इनको जो है पूरी तरीके से जो पुलिस वहां पहुंची और छानबीन की गई तो बगल में ही एक प्लांट था, पानी का प्लांट, उसमें जो है इनका सब आशंका थी कि सब इसी में है, इन्होंने छलांग लगाई है। और लेकिन जो परिजनों से पुलिस की जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो है कुछ समय से मतलब कुछ डिप्रेशन में चले थे, जिसके चलते इन्होंने आत्महत्या करना बताया जा रहा है। लेकिन जब शव मिला है तो ये सब पुलिस पोस्टमार्टम के लेके जा रही थी, तो उसी दौरान इन लोगों ने, जो परिजन है, उन्होंने हंगामा किया है। ये लोग अभी फिलहाल में जो है इनके जो शव की ले जाकर जो पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन उसके बाद में ये परिजन हंगामा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको अभी फिलहाल में मतलब जो है उचित मुआवजा चाहिए और नौकरी चाहिए, उसको लेकर अभी भी हंगामा कर रहे हैं। लेकिन ये डेड बॉडी मिली है, संदिग्ध परिस्थिति में मिली है, लेकिन अभी पुलिस इसको आत्महत्या लेकर मान रही है, लेकिन परिजन कहीं ना कहीं कुछ आरोप लगा रहे हैं। पुलिस इस मामले पर भी जांच कर रही है। ठीक, रविंद्र, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये हैरत अंगेज मामला है। एनटीपीसी वाटर प्लांट के अंदर डीजीएम का शव मिला है। परिवार के लोगों का कहना है कि डिप्रेशन से वे गुजर रहे थे और इसी वजह से हो सकता है कि खुदकुशी की गई है। और चलिए इसी के साथ प्रदेश 360 में फिलहाल के लिए बस इतना ही।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।